नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2024 के आम चुनाव से पहले वो कौन सी चीज है जो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक कर पाएगी? क्या वो मोदी की छवि है, तो मोदी को लेकर के कि हमें मोदी को किसी भी हाल में रोकना है? क्या वो चीज है? क्या वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है? ये दोनों ही चीज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें विपक्ष अलग अलग सुर में बात कर रहा है। क्या वो भ्रष्टाचार के और मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी नेता एकजुट हो सकते हैं? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है जिसको लेकर के बहुत सारे विपक्षी दल बोलते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। यानी कि अगर कोई विपक्षी एजेंसी, अगर ये जो केंद्र की एजेंसी है विपक्ष के किसी नेता को पकड़ती है, तो विपक्ष के ही एक किसी और दल से आप आवाज सुनेंगे कि ठीक किया, तो वो एक मत नहीं है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो कि सबको एक साथ ला सकती है? और क्या वो चीज जातिगत जनगणना हो सकती है? यह मुद्दा अब तेज हो गया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष को एक कर पाए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री को लिखी हुई चिट्ठी के बाद यह मुद्दा गर्मा गया। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि 2021 में नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जानी थी, लेकिन यह नहीं हो पाया। हम मांग करते हैं, मैं चिट्ठी कोट कर रहा हूं, हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जातिगत जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए। वो कहते हैं कि मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है, अनकोट। ये उनकी चिट्ठी। इसके ठीक पहले कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा उठाया। और आप ये जान लीजिए, ये वही कोलार है जहां राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर के एक टिप्पणी की, जिसके बाद उनका कन्विक्शन हो गया और डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। और बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने भी यह तय किया कि उसी कोलार में जाकर के ओबीसीज के लिए वो आवाज उठाएंगे और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देंगे। आइए सुनते हैं। आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत कांग्रेस की इस मांग के साथ खड़े हो गए। आप जानते हैं इससे पहले भी लगातार वो इस बारे में बात करते आए हैं। उनका जो दल है, घटक दल आरजेडी, वो भी लगातार इसकी मांग कर रहा है। उनकी सरकार पहले ही बिहार में जातिगत जनगणना शुरू करवा चुकी है अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर। रविवार को इस जातिगत जनगणना का दूसरा दौर शुरू हो गया, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार की सहयोगी आरजेडी की दलील है कि जातिगत जनगणना के बाद अलग अलग जातियों की हिस्सेदारी तय होगी। आरक्षण पर 50% की सीलिंग हटाने की आरजेडी ने भी मांग की। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी, उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए, और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ये बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू। और आप बोलिए, हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था। तो हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं जी। तो उसके बाद जब वहां से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे,
आप लोगों को करना है करिए। तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। तो विपक्षी दल जो कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो या और कोई भी मुद्दा हो, उसमें एक दूसरे से भले ही लड़ते हुए दिखें, लेकिन जातिगत जनगणना पर आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत अब कई और दल इस मांग को लेकर मुखर हो गए। इस मांग के पीछे वजह क्या है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण हासिल है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। संसद ने 2019 में संविधान में संशोधन करके यह आरक्षण दिया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। कायदे से यह आरक्षण देश की आबादी में इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, यही दलील दी जा रही है। लेकिन क्या ऐसा है? इस पर अगर नजर डालें तो पता चलेगा कि ओबीसी और उसमें शामिल अलग अलग ग्रुप का आरक्षण आबादी के उसके अनुपात के हिसाब से शायद नहीं है। इसके लिए जातिगत आधार पर जनगणना जरूरी है। अब यह कब हुआ था आखिरी बार, हम जानते हैं अभी तक तो हुआ नहीं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आखिरी बार जातिगत जनगणना इस देश में आजादी से पहले हुआ था, सन 1931 में। 1931 में देश की जनगणना में ओबीसी की जनसंख्या 52% थी, 52%, और तब से लेकर अब तक काफी बदलाव भी हो चुका है। लेकिन अभी तक जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई। वैसे मंडल कमीशन ने भी ओबीसी की आबादी 52% के करीब होने का अनुमान लगाया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर, जिसको आप ये कह सकें कि ये सरकारी डेटा है जिसके आधार पर आप ओबीसी बोल सकते हैं, वो अभी भी हमारे पास नहीं है। और ओबीसी में भी कौन सी जाति कितनी है ये जानकारी हमको नहीं है। तो फिर एक सवाल यही उठता है कि आप किस तरीके से इन जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्कीम्स लॉन्च करेंगे, किस आधार पर आप कर रहे हैं जब आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं। 2011 में जातिगत आधार पर भी जनगणना की गई, लेकिन इसे सरकार ने यह कहते हुए जारी नहीं किया कि इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% थी, अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% थी, और ओबीसी का आंकड़ा तो जारी ही नहीं हुआ। और यह आंकड़ा हमारे पास वही 1931 वाला है, यानी कि 52%। तो क्या तब से लेकर के अब तक ओबीसी की संख्या कम या ज्यादा नहीं हुई है? और यह जानना जरूरी नहीं है। देश में पहली बार जनगणना आबादी से काफी पहले, जो आजादी है माफ कीजिएगा, उससे काफी पहले आबादी की जनगणना हुई थी 1881। तब से ये हर 10 साल में की जाती। आखिरी जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी और 2021 में अब अगली वाली होनी चाहिए थी। लेकिन जनगणना अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, और यह कहा गया है कि इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि बीच में कोविड आ गया। लेकिन जनगणना तो करनी है, बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, जीवन चल रहा है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो फिर ये गो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें जल्द से जल्द ये जनगणना कराने की मांग की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी 2021 की जनगणना में ओबीसी की आबादी का आंकड़ा जुटाने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर चुका है। जातिगत जनगणना का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और इस सिलसिले में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा जारी किया। उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं हो सकता कास्ट सेंसस, तो जातिगत जनगणना का विरोध केंद्र सरकार ने कर दिया। अब क्या बोला उस हलफनामे में, आइए आपको वो बताते हैं। 2021 की जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा शामिल ना किया जाए, यह सरकार कहती है। जातिगत जनगणना से ओबीसी को बाहर रखना सरकार का एक सुविचारित नीतिगत फैसला है, यह सरकार कोर्ट में कह चुकी है। सुविचारित। ओबीसी की जनगणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और जटिल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
सरकार कहती है 2011 की जनगणना में कई गलतियां थीं। ओबीसी पर आंकड़ा जमा करने के लिए जनगणना आदर्श तरीका नहीं है। उनका यह कहना है कि यह आइडियल तरीका नहीं है, आपको ओबीसी के बारे में और तरीके से भी पता चल सकता है। तो सरकार से सवाल है कि वो क्या और तरीके हैं, कैसे पता चलेगा, और अगर ऐसा कोई तरीका है तो उसका डेटा कहां है। ऐसे में सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि यह सर्वेक्षण ठीक तरीका अगर नहीं है तो ठीक तरीका क्या है, आप वो बता दीजिए। क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस युग में जब आधार का आंकड़ा सब जानते हैं, आधार की सीडिंग गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, पेनिट्रेशन पूरे गांव देश भर में पहुंच चुका है, जनगणना उतना मुश्किल क्यों हो रहा है जितना 2011 में था। वैसे सरकार संसद में भी इस मुद्दे पर जवाब दे चुकी है। 10 मार्च 2021 को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा था कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने यह बताया है कि इस मौके पर जातिगत जनगणना का आंकड़ा जो है वो जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई और जातिगत जनगणना न कराने की नीतिगत फैसला ये लिया है, जैसे कि हमने आपको हलफनामे में भी बताया जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। लेकिन आजादी के बाद से तो समय काफी बदल चुका है। अब फिर यह मांग तेज हो रही है। समाज के वंचित वर्गों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा करने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि एक आधिकारिक आंकड़ा हो, वरना हमको कैसे पता चलेगा, तो गेस वर्क पे होगा। सरकार ये कहती है कि ये बेस्ट तरीका नहीं है, तो बेस्ट तरीका आप बता दीजिए। यही वजह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से गोलबंदी नए सिरे से तैयार होती हुई दिख रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ अब कांग्रेस भी ओबीसी कोटा नए सिरे से तय करने के लिए तैयार दिख रही है। वो मसला अलग है कि 2011 में जब ये हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस, तो सरकार यूपीए की थी, एनडीए की नहीं थी। ये आंकड़ा सामने आने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति नए सिरे से तैयार हो सकती है। नया आंकड़ा आएगा तो ये बात सामने आएगी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार या बीजेपी जातिगत जनगणना से बच क्यों रही है, जबकि यह तथ्य है कि ओबीसी में बीजेपी का जनाधार काफी बढ़ा है। 2019 में आम चुनाव में ओबीसी के 44% ने बीजेपी को वोट दिया था। तो जब आपको जनाधार मिला है ओबीसी की तरफ से, आप उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते हैं, तो फिर यह आंकड़ा भी सामने आ जाए, आप और अच्छे से उनका धन्यवाद अदा कर पाएंगे और अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं कर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अपनी इस राजनीतिक ताकत को अलग अलग गुटों में बिखरने देना नहीं चाहती और सिर्फ ओबीसी के तहत ही पहचान रखना चाहती है कि वो ओबीसी रहे, अलग अलग वो बंट ना जाए। इसी वजह से बीजेपी के कई नेता अब ये दलील दे रहे हैं कि विपक्ष हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना पर जोर दे रहा है। तो ऐसे में सन 2024 में क्या हम वही देखेंगे जो सन 89 में हुआ था? मंडल कमीशन बनाम कमंडल राजनीति, मंडल बनाम कमंडल 2.0। बहरहाल इस मामले में बीजेपी के नेता और SC/ST कमीशन के पूर्व चेयरमैन विजय सोनकर शास्त्री ने हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। हिस्सेदारी की अगर बात की जाती है जातियों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये बातें करते हैं उनको भारत के सामाजिक संरचना की ज्ञान की कमी है। थोड़ा बहुत होगा ज्ञान, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई उनको नहीं पता है। अगर भारत सरकार के गजेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जातियों की संख्या केवल हिंदू फोल्ड में कितनी है? लगभग 6,500 जातियां हैं और 50,000 से ज़्यादा उपजातियां हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक ब्राह्मण जाति में 1008 उपजाति है। 1260 से भी ज़्यादा जातियां सिर्फ क्षत्रिय जाति में है, एक क्षत्रिय जाति। लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिसको कहा जाता है, अगर सिर्फ एक चमार जाति में देखा जाए तो 410 उपजातियां हैं। वाल्मीकि जाति में 623 उपजातियां हैं,
इतनी तो मुझे मिली हैं, हमने देखा है, इसका लिस्ट बनाया है। और लगभग एक खटिक जाति है जिसमें 1871 उपजाति है। हम किस आधार पर किस जाति और किस उपजाति को कंपेंसेशन देंगे या उसके लिए स्पेशल पैकेज तैयार करेंगे, किस आधार पर बनाएंगे, जरा ये तो स्पष्ट करें। क्या भारत की संसद को 2-4 हजार की संख्या में बनाना चाहते हैं क्या? 6,500 जातियां हो जिस देश में, अगर एक एक जाति का रिप्रेजेंटेटिव को लाया जाए तो ये जो इनकी मनसा है, ये लोग जाति आधार पर अगर कंपेंसेशन देने की बात करते हैं या एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो कितना एडजस्टमेंट किया जाएगा? देखिए, जो संरचना बनी है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, उसको ध्यान से ये लोग पढ़ें, इनको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिन और जटिल ये सब समस्याएं हैं। इसको जितना आसान से, और जब अवसर आता है, चुनाव आया है, तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं लोगों को। अगर इस पर सचमुच में सीरियस होते तो 10-20 साल 50 साल पहले बैठे होते लोग और बात करते। और आरजेडी काफी समय से जाति आधारित जनगणना की मांग करती रही है। आरजेडी के नेता मनोज झा इस बारे में क्या कहते हैं, आइए वो भी सुन लें। कि इस विषय को मेरी पार्टी कब से उठा रही है। सदन में लालू जी थे, शरद जी थे, मुलायम सिंह जी थे, उस वक्त उठी थी बात, और कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था और कमिट किया था कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, किया भी। लेकिन बाद में जब सदन में मैंने स्वयं ये सवाल कई बार पूछे कि वो डेटा कहाँ है, तो कहा गया करप्ट हो गया। अब मैंने बार बार कहा, सदन के अंदर भी करप्शन यहाँ हुआ या डेटा में हुआ, ये जानने का विषय। देखिए, जातिगत जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के मसले पर और हिस्सेदारी और भागीदारी के व्यापक व्याकरण के दृष्टिकोण से। उसके बगैर आप कल जब कांग्रेस ने इस बात की तस्दीक की तो एक तरह से आप देखिए कि पूरे देश में ट्रैक्शन चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर के। 31 में जनगणना हुई थी जाति के आधार। उसके बाद 2 नए मुल्क बन गए, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। हमारे पास जो आंकड़े थे उसके आधार पर मंडल कमीशन ने एक वॉल्यूमिनस डेटा दिया 52% का, लेकिन रिजर्वेशन सीलिंग की वजह से 27 पे अटकाई गई। अब ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 50% सीलिंग सैक्रोसैंक्ट नहीं है, तो जाहिर तौर पर सीलिंग खत्म हो चुकी है, बैरियर खत्म है। तो एक बार अगर वैज्ञानिक आंकड़े होंगे जातिगत, उन वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था होगी, जिसको मैं हिस्सेदारी और भागीदारी के व्याकरण के रूप में देखता हूं। बिहार में तो ये प्रक्रिया चल रही है और बिहार की असेंबली ने यूनानिमस पास किया था और सब लोग आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। लेकिन जब उनकी तरफ से एकदम चुप्पी हो गई, मौन, तो उसके बाद बिहार की सरकार ये कर रही है। कल कास्ट सर्वेक्षण का, जातिगत सर्वेक्षण का दूसरा फेज शुरू हुआ है, तो बिहार तो इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। महत्वपूर्ण ये है, इस संवैधानिक ढांचे में ये केंद्र की ओर से हुई होना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो कई सारी नियुक्तियां केंद्र के अधीन है। और दूसरी बात, ये जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें अगर ओबीसी या एससी एसटी की भागीदारी को व्यापक करना है तो ये राज्य में तो हम कर ही रहे हैं, अन्य राज्य भी करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ये केंद्र की ओर से होनी चाहिए ये चीजें। क्योंकि रिटोरिकल बयानबाजी करके और मूल मुद्दों से हट करके, मैंने बार बार कहा सदन में भी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की साइज से कोई देश दुनिया में पहचाना नहीं जाता। पहचाना जाता है कि मानवीय सूचकांक पे कहां है। आपके सबसे ज्यादा हाशिए के लोग, उनका डेमोक्रेसी में स्टेक क्या है, उनकी कितनी भागीदारी है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न तब तक हल नहीं होंगे जब तक केंद्र के स्तर पर सरकार इसके लिए तैयार ना हो। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय कुमार, सीएसडीएस के। प्रोफेसर साहब, आपके हिसाब से जो जातिगत जनगणना है, ये करना और कराना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जब तक सेंसस नहीं होगी तो नंबर्स का पता नहीं चलेगा। सेंसस क्या है? गिनती है। गिनती से ये पता चलेगा किस समुदाय के कितने लोग हैं। लेकिन कास्ट सेंसस के साथ ये भी बात की जा रही है कि उसके आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का भी जायजा लिया जाए। तो अगर किसी समुदाय के बारे में उसकी संख्या पता चले और ये पता चले कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो कितने पिछड़े हैं या कितने आगे हैं,
उस आधार पर सरकार नीतियां बनाती है। इसी वजह से कास्ट सेंसस की जरूरत महसूस की जा रही है। जी हाँ प्रोफेसर साहब, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जातिगत जनगणना के बाद एससी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अच्छी नीति तैयार हो पाएगी, ओबीसीज के लिए एक अच्छी नीति तैयार हो पाएगी। आपको एक जिस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट का हमारे पास डेटा है और वो आप नीति बना सकते हैं, उसी तरीके से आप ओबीसीज के लिए भी स्पेसिफिक कास्ट में जो लोग हैं उनका आप एक तो जान पाएंगे कि उनको आरक्षण से फायदा हुआ या नहीं, और उसके बाद और अच्छी नीति बना पाएंगे। जो पीछे रह गए हैं उनके लिए नीतियां बना पाएंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, आज जो पॉलिसी बनी है, आज स्टैंड एलोन देखें तो लगता है हाँ ठीक है। पहले ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरियों में या स्कूलों में कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं था। मंडल कमीशन के सिफारिश के बाद 27.5% उनके लिए रिजर्वेशन हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो पर्याप्त है या नहीं है, इसका आधार क्या होगा। इस आधार तक पहुंचने के लिए कोई एक बेसलाइन चाहिए, और वो बेसलाइन कहाँ से मिलेगा? जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक उनकी गिनती नहीं होगी, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जायजा नहीं लिया जाएगा, उस जायजा से ये पता चलेगा कि दोनों तरफ हो सकती है बात, कि क्या उनको जो सुविधाएं दी जा रही है सरकार के द्वारा, आरक्षण हो चाहे तमाम अन्य सुविधाएं हैं, वो मिलने भी चाहिए या नहीं। या इसकी दूसरी स्टोरी ये भी हो सकती है, क्या जो सरकार आज सुविधाएं उनके डेवलपमेंट के लिए दे रही है वो पर्याप्त है या नहीं है, या और सुविधाएं देने की जरूरत है। तो जब तक सेंसस नहीं होगा, जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक इसके बारे में जायजा नहीं लिया जाएगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से राजनीतिक समीकरण नए सिरे से तय होंगे या उनमें कोई बदलाव आएगा? अब जैसे ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बाकी सब चीज पर विपक्षी दल अलग अलग दिखे। एक ये ऐसा मुद्दा हुआ जिसमें हम देख रहे हैं कि सब एक मत हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वो गोंद का काम कर सकता है विपक्ष के लिए जिसकी उनको तलाश थी? देखिए, अगर हम ओबीसी जातियों के वोट की बात करें तो बड़ी संख्या में वो रीजनल पार्टीज के लिए वोट करते रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में आरजेडी, जेडीयू को जाता है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को या बीएसपी को या आरएलडी को जाता है। ऐसी तमाम रीजनल पार्टियां जिनको ओबीसी का वोट बड़ी संख्या में मिलता रहा है। लेकिन अगर पिछले 10 साल की राजनीति को देखें तो उनमें भी हमें शिफ्ट दिखाई पड़ता है। और खासकर लोकसभा के चुनाव को अगर देखें तो लोकसभा के चुनाव में इन्हीं ओबीसी वोटरों में जो रीजनल पार्टी के लिए असेंबली इलेक्शन में वोट करते, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ है। तो ये रीजनल पार्टियां ये समझती है कि हमारा जनाधार इस मीन में था और ये जनाधार खिसक रहा है। तो इससे अगर इनकी गिनती होगी, इनके शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का जायजा लिया जाएगा, तो इसकी संभावना है कि रीजनल पार्टी उनकी डिमांड करे, उनके और बेहतरी के लिए सरकार से ये डिमांड करे, सिफारिश करे कि भाई रिजर्वेशन की मात्रा बढ़ाई जाए। और तमाम तरह की चीजें की डिमांड कर सकते हैं रीजनल पार्टियां। बीजेपी को लगता है इससे इक्वेशन बिगड़ सकता है। आप याद करें मंडल पॉलिटिक्स, पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स, 90s के पहले ओबीसी जातियों का वर्चस्व नहीं था देश की राजनीति में, लेकिन पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स में ओबीसी जातियां खासकर नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया पिछले 10 सालों में और ओबीसी समुदाय का वोट एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर खिसका है। बीजेपी को शायद इस बात का अंदेशा है कि अगर ओबीसी की गिनती हुई तो रीजनल पार्टियां फिर इसके इर्द गिर्द राजनीति कर सकती हैं और अपना जनाधार दोबारा इनमें बना सकती है। यही इसका जो एक पॉलिटिकल पहलू है जिसके कारण ये जो खींचतान चल रही है। कुछ पार्टियां चाहती हैं कि गिनती हो और खासकर बीजेपी का अप्रोच जो है बहुत पॉजिटिव नहीं है इस बारे में। जी प्रोफेसर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में माफिया अतीक अहमद की हत्या को 48 घंटे होने को हैं। इस बीच प्रयागराज में इंटरनेट अब तक बंद है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 जारी है और पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही। कल रात अतीक और उसके भाई अशरफ का पोस्टमार्टम भी हो गया। मामले की न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग भी बन चुका है।
आज प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने ये मामले में एक जांच दी और जांच के लिए एक एडिशनल सीपी की अगुवाई में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हत्या की जांच कराई जाए। उधर हत्या के पहले अतीक अहमद और अशरफ की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई थी और उसने इस पूरे मामले में एक नया दिलचस्प मोड़ दे दिया है। अतीक अहमद और उसके भाई का एक इंटरव्यू भी वैन में जब वो जिंदा थे, उसमें से वो कह रहे हैं कि हमें एक अफसर ने बोला था कि तुम्हें निपटा दिया जाएगा, यूपी आओ तो। और उन्होंने ये बोला कि हम अगर मारे गए तो हमारी चिट्ठी पहुंच जाएगी उस अफसर के नाम के साथ। तो एक ऐसा आदमी जिसका 40 साल का आतंक था, वो 40 सेकंड में वो सारा आतंक खत्म हुआ। लेकिन जाते जाते उसने ये बताया कि मुझे मारने की एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। तो सवाल यही है कि उस चिट्ठी में किस अफसर का नाम लिखा हुआ। बोर्ड के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में। ये बयान अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का है, जिसमें अशरफ अपनी जान को खतरा बता रहा है और कह रहा है कि यूपी पुलिस का अधिकारी उसकी हत्या करा सकता है। अशरफ इन तस्वीरों में एक लिफाफा दिखा रहा है जिसमें अशरफ के मुताबिक कुछ नाम हैं जो उसकी हत्या की साजिश रच सकते हैं। अशरफ ने कहा कि उसके मरने के बाद ये लिफाफे में बंद कई राज भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सीएम के पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने लेटर लिखने वाली बात कही थी और जो पिछली बार 28 तारीख उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, उससे पहले उनको जो है पुलिस लाइन ले जाया गया था। वहाँ पे किसी वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बच्चों, लेकिन 15 दिन निकाल तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि लेटर लिखने की बात की थी आपने, आपसे अतीक या अशरफ ने किसी ने? जी हाँ, अशरफ ने चिट्ठी लिखने के बाद तो बंद लिफाफे की बात कही थी। यूपी पुलिस को इनपुट मिला है कि प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक के गुर्गे इन तीनों पर हमला कर सकते हैं, जिसके चलते हमलावर सनी, अरुण और लवलेश को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। अब खबर आई है कि यूपी पुलिस पूछताछ के लिए इन तीनों हमलावरों की हिरासत मांग सकती है, लेकिन शाम आते आते ऐसा नहीं हुआ। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के तमाम जिलों में कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नंबर 1 सनी सिंह, उम्र 23 साल। सनी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। सनी पर हत्या का प्रयास, लूट, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नंबर 2 लवलेश तिवारी, उम्र 22 साल। लवलेश पर महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट, अवैध शराब की तस्करी जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और आरोपी नंबर 3 अरुण कुमार मौर्य, उम्र 18 साल। अरुण मौर्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। ये तीनों आरोपी निम्न आय वर्ग के घरों से आते हैं। सवाल ये उठता है कि अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल की गई महंगी विदेशी पिस्टलों का पैसा कहां से आया? 3 सवाल हैं, अगर उनके जवाब मिल जाएं तो इस हत्याकांड और पूरी षड्यंत्र की बात सामने आ जाएगी। पहला सवाल, अतीक और अशरफ ने जो चिट्ठी लिखी मरने से पहले, उसमें किनके नाम हैं? कुछ नेताओं के नाम है जिनके उनके साथ एफिलिएशन से, कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम जिन्होंने इस पूरी हत्या का षड्यंत्र रचा, ये आशंका थी उनको, ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। दूसरा सवाल, इन तीनों के पास इतनी महंगी पिस्टल्स कहाँ से आए? डॉन बनना था, सामान्य घरों के लोग हैं, पक्के घर नहीं, लेकिन फिर भी वो लाखों की पिस्टल खरीद लाए। तीसरा सवाल, जब सरेंडर किया इन हत्यारों ने तो फिर उस वक्त इन्होंने हिंदू धार्मिक नारे क्यों लगाए? उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? सहयोगी राकेश के साथ प्रयागराज में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या के साथ ही अपराध जगत में 40 साल से चला आ रहा उसका खौफ 40 सेकंड में खत्म हो गया। इन बीते 40 साल में अतीक अहमद कैसे एक गरीब परिवार से निकलकर अरबों का मालिक बना, कैसे उसके बारे में कहा जाता था कि वो जिस प्लॉट पर उंगली रख दे तो उसके बाद फिर उसका मालिक जो है वो हट ही जाता था, ये मान लिया जाता था कि ये अतीक अहमद का है। कैसे वो बढ़ता चला गया और फिर वो राजनीति में घुसा,
अपराध के सहारे राजनीति में एंट्री हुई। देखिए अजय सिंह की यह रिपोर्ट। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। करीब 40 साल उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की दास्तान महज 40 सेकंड में खत्म हो गई। जमीन पर औंधे मुंह गिरे इस बेजान शरीर का कभी ऐसा खौफ रहा कि उसके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में गवाही देने की हिम्मत बिरलों को ही हो पाई है। एक साधारण परिवार से आए अतीक के पिता तांगा चलाते थे। अतीक का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, लेकिन नाम कमाने की तमन्ना थी। वो अपराध के रास्ते चल पड़ा। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद अतीक अपनी बिरादरी और इलाके में दबदबा बनाने में जुट गया। उस दौर के एक दबंग सभासद चांद बाबा की हत्या हुई तो उसमें अतीक का नाम सामने आया और धीरे धीरे पसरता उसका यह खौफ उसे अपराध की दुनिया में गहरा खींचता चला गया, जहां जाने का रास्ता तो था लेकिन लौटने का नहीं। अतीक अहमद ने ठेकेदारी, जमीन की खरीद फरोख्त और रेलवे के स्क्रैप के धंधों में भी हाथ डाला। अपराध जगत में दादागिरी पैसा कमाने में काम आने लगी, लेकिन सत्ता का नशा अभी बाकी था। अतीक समझ चुका था कि सियासत में उतरे बिना उसकी दादागिरी लंबी नहीं चलेगी। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद के शहर पश्चिमी से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार 5 बार विधायक बना। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उस कांड में अतीक का नाम आया और वहीं से उसकी मायावती से अदावत शुरू हुई। मायावती से उसकी जो है दुश्मनी शुरू हुई। जब मायावती सरकार आई तो उसे जो है वो अतीक को घेरने की कोशिश शुरू की, उसकी बादशाहत कम करने की कोशिश की। तब वो समाजवादी पार्टी में तो नहीं गया, लेकिन उस समय उसे अपना दल का संरक्षण मिला। अपना दल भी सोनेलाल पटेल थे, क्षेत्रीय पार्टी थी, उन्हें भी कुछ इस तरीके का रसूखदार लोगों की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी और एक वर्ग के वोट की ज़रूरत थी। लिहाजा अपना दल का अतीक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना था। इसके बाद अतीक की मुलायम सिंह से नजदीकियां बढ़ी। 2004 में मुलायम ने फूलपुर के लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया। अतीक सपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंच गया। विधायक के तौर पर जो सीट उसने खाली की उस पर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन बीएसपी ने एक गैर राजनीतिक शख्स राजू पाल को इस सीट पर टिकट दे दिया। राजू पाल जीत गए और उन्होंने इस सीट पर अतीक के दबदबे में सेंध लगा दी। ये जो चुनाव अतीक हारता है वो उसे एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी बादशाहत में कोई इतना अदना सा आदमी कैसे चोट पहुंचा सकता है। लिहाजा वो इससे बदला लेने के लिए और अपनी बादशाहत को भी कायम करने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसने जो है राजू पाल की जनवरी 2005 में सरेआम हत्या कर देता है। गोली चला करके हत्या की जाती है, जिसमें उसका भाई अशरफ का नाम आता है। राजू पाल की हत्या का गवाह बना उसका दोस्त उमेश पाल। अतीक ने गवाही न देने के लिए उमेश पाल को डराया धमकाया, यहां तक कि फरवरी 2006 में उसका अपहरण भी किया। उसे मारने पीटने के बाद हलफनामा लिखवाया कि वो गवाही नहीं देगा। तब जाकर वो अतीक के चंगुल से छूटा। अतीक की दहशत ऐसी थी कि उमेश पाल उसके खिलाफ केस तक दर्ज नहीं करवा पाया। 1 साल बाद जब बीएसपी सत्ता में आई तो जुलाई 2007 में उमेश पाल अपने अपहरण का केस दर्ज करवा सका। बीते 24 फरवरी को 2023 के अपने आखिरी गवाही देकर के जब लौट रहा था, तब भी उमेश अतीक को जेल में रहते हुए, अशरफ को जेल में रहते हुए ये बहुत खला कि उसकी बादशाहत पर चोट था कि उमेश पाल जैसा एक शख्स जिसको मैंने इतना मारा पीटा था या उसे दबाना चाहता तो वो नहीं टूटा। लिहाजा उसकी बादशाहत पर चोट थी। तब तक उसके लड़के भी बड़े हो गए थे। उसके 2 लड़के जो है वो जेल में पहुंच चुके थे और उसके 5 लड़के हैं और एक लड़का असद जो है वो बाहर था। बताते हैं वो पढ़ने लिखने में तेज़ था, लेकिन उसको गोली चलाने का और महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी रखने का शौक था। तो उस शूट आउट कांड में असद भी जो है उसमें शामिल होता है और कुछ नए लोगों को लेकर के एकदम फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े, जैसे राजू पाल की हत्या की गई थी, उसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जो है हत्या की जाती है उमेश पाल की। उमेश पाल की हत्या के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला।
हत्या में शामिल अतीक का बेटा मुठभेड़ में ढेर हुआ और उसके तीसरे ही दिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत में 3 शूटरों ने ढेर कर दिया। अपराध में 40 साल की दबंगई 40 सेकंड में खत्म। पुलिस की मौजूदगी के बीच में उसी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है जिस तरीके से उसने सरेआम कई लोगों की हत्याएं की थी। तो अतीक बनने की पूरी कहानी जो है वो इसी तरीके से सिलसिलेवार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती गई जो अतीक बनने की कहानी थी। और वो अतीक इस कालीन अस्पताल में जो उसका अपना इलाका माना जाता है, यहीं बगल में नखास कोना है, यहाँ से थोड़ी दूर बाद उसका चकिया इलाका है जहाँ पर कि उसका अपना कार्यालय हुआ करता था, जहाँ से वो सब संभालता था। और ये उसके अपने दबदबे का इलाका था और उसके दबदबे और उसके रसूख के इलाके में ही अतीक की कहानी खत्म हो गई। प्रयागराज से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं जरा भूमिका बांधूं। वो दौर अब सब जगह नहीं रहा जब आपको हर सामान लेने के लिए बाहर बाजार जाना होता था कि पहले चलें कपड़े पहने, उसके बाद एक झोला उठाएं, मार्केट जाएं, वो भी अपने आप में एक इवेंट बन जाए कि अच्छा ये सामान लाना है, शाम तक एक लिस्ट बना लो, उसके बाद जाएंगे तो फिर सब एक साथ ही लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता। कई शहरों में अब आप चाहें तो इस गर्मी के बीच अपने फोन पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में सामान आपके घर पर आ जाएगा। आधे घंटे में रेस्टोरेंट से खाना पहुंच जाएगा। ऐसी ही सर्विस करानी है, जैसे कि आपको कुछ भी अगर कराना हो, जैसे आप बाथरूम अपना सपोज रिपेयर कराना चाहते हैं, अर्बन कंपनी वालों को बुला लीजिए। एसी सर्विस कराना है, फोन करके उनको बुला लीजिए, तुरंत एकदम सब चीज फोन के ऐप पर हो रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों की वजह से आपको यह आराम मिल रहा है उनकी स्थिति क्या है? वो कौन लोग होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? इस पर ही करेंगे हम अब बात। पहले बात उन लोगों की हड़ताल की जो 10 मिनट में सामान आपके घर तक पहुंचाते हैं और आप बड़े गर्व से अपने दोस्तों को बोलते हैं ये तो रेवोल्यूशन है। 10 मिनट में देखो, मैंने एक चीज ये मंगवाई थी, कम हो गई थी, बैटरी मंगवा ली, 10 मिनट में आ गई। ये वही लोग हैं ब्लिंकिट वाले। और अब अलग अलग शहरों में सर्विसेज ब्लिंकिट की रुकी हुई। ब्लिंकिट में हड़ताल हो गई। 5 दिन से देश के कई शहरों में ब्लिंकिट के हजारों कामगार वो हड़ताल पर। लोगों की कमी की वजह से ब्लिंकिट के सैकड़ों स्टोर बंद हैं। बहुत ही कम कामगार काम कर रहे हैं। ये कामगार नाराज हैं कि कंपनी ने एक नई पे आउट पॉलिसी बनाई है जिससे उनकी आमदनी बहुत घट गई। इन लोगों का कहना है कि पहले 12 घंटे के काम पर 1200 रुपए कमा लेते थे, जो अब घटकर 600 या 700 रुपए हो गया है। और ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है कि बताओ इतनी मेहनत करें और आधा पैसा पाएं। सारी दुनिया में लोगों का इंक्रीमेंट होता है, यहां पर एक कंपनी मेहनत करने पर पैसा घटा दे रही है और वो भी सीधा 50%। इसी के विरोध में ब्लिंकिट में काम करने वाले कामगारों ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और देश भर में सैकड़ों ब्लिंकिट इन्वेंट्री स्टोर्स के लोगों से संपर्क कर अपना विरोध प्रदर्शन खड़ा किया। हल्ला बोल नाम के ऐसे ही ग्रुप में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के हजारों कामगारों को जोड़ा गया। यहां कामगार विरोध प्रदर्शन को अपनाने लगे और उन्होंने अपनी बात सामने रखना शुरू कर दी। कामगारों का कहना है कि उन्होंने जब ब्लिंकिट के लिए काम करना शुरू किया तो उन्हें प्रति ऑर्डर 50 रुपए मिलते थे। बाद में पिछले साल इसे घटाकर 25 से 32 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन अब उनका कहना है कि इसको घटाकर 10 से 15 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया। साथ में दूरी पर आधारित फीस कंपोनेंट को शामिल किया गया है। लेकिन भुगतान के इस नए फैसले से रोज की आमदनी 40 से 50% घट गई है। अब जाहिर सी बात है, कहां 1200 रुपए और कहां 600 से 700। आइए सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। 7 रुपए में कोई काम नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, सारी चीज महंगी होती जा रही है। कंपनी अपना रेट बढ़ा रही है लेकिन हमारे जो राइडर हैं उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है कोई। और हमारे स्टोर पे हमसे 12-12, 17-17 घंटा काम कराया जा रहा है, उसके एवज में पैसे नहीं दिए जा रहे हमको। तो हमारी यही है मांगे हैं कि हमारी ब्लिंकिट सुने और हमारी 50 वाली आईडी, पुरानी वाली आईडी चालू करें। हम नई जो आईडी बनाया उस पर हम काम नहीं करेंगे। ब्लिंकिट हाय हाय, ब्लिंकिट हाय हाय, ब्लिंकिट हाय हाय।
हमारी मांग है पूरा करो। हम इतने में काम नहीं करेंगे, हमारी फूड डिलीवरी जोमेटो में साल भर से कर रहा हूँ। इसमें गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर टाइम करते रहता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होती है, कस्टमर गाली गलौज वगैरह देता है, समझता नहीं है कि मतलब आदमी कर रहा है, ले आ रहा है, उसके बाद भी बोलते हैं। तो यही दिक्कत परेशानी रहती है, इसलिए आदमी कर रहा है। दूसरा काम भी आदमी खोज रहा है, अगर मिल जाता तो दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। पैसा का कभी 500 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है, कभी 600 हो जाता है, ऐसे कमा लेते हैं। सबको देखना पड़ता है ना। हम लोग का नियम यही है कि किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। जितना दिन भर में करेंगे उतना पेमेंट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। दिन भर में कितना डिलीवरी करते हैं, कितने किलोमीटर तक? डिलीवरी दिन भर में 20-25 करते हैं, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक जाता है, 100 के ऊपर ही रहता है। धूप हो या बरसात हो, काम तो करना ही है। जोमेटो डिलीवरी पार्टनर है, 12 घंटा साइकिल चलाते हैं, 400-450 रुपया मिलता है। अब 300 दिन काम करते हैं, ठंडा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, 300 दिन मार्केट में आते हैं 450 रुपये काम करने के लिए। कितनी परेशानी होती है इतना धूप छाँव पानी में? परेशानी तो बहुत है, लेकिन परिवार चलाने के लिए जो है काम तो करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में काम छूट गया, इसलिए जोमेटो कर रहे हैं। जब अपना कोई काम सेटलमेंट हो जाएगा तब इनको हम छोड़ेंगे। फिलहाल 2 साल से हम इनको चला रहे हैं। एक रंग 2 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो। सुबह 10 बजे घर छोड़ते हैं, रात के 10 बजे जो है काम बंद करके 10:30-11 बजे घर पहुंच जाते हैं। तो काम करते हुए कस्टमर के पास जैसे ऑर्डर आता है ये लोग कॉल करने लगते हैं। प्लस हम लोग अपने पैसे के लिए, मजबूरी के लिए दिन रात 24 मतलब कम से कम 12-13 घंटा फील्ड पे काम करते हैं। और कस्टमर के पास थोड़ा सा भी देर हो जाए तो हमको बहुत कुछ सुनाते हैं, बार बार बोलते हैं कहाँ रह गए, कितना लेट हो गया, क्यों हो गया। और सबसे बड़ी बात, कभी कभार अगर देरी हो गया तो वो लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हड़ताल पर जाने वाले ये लोग कितने दिन तक हड़ताल पर टिक रह पाएंगे। सबकी आर्थिक हैसियत बराबर नहीं होती भाई, और अगर आप कमाएंगे नहीं तो आप फिर खाएंगे क्या। इनमें से अधिकतर रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, पीछे परिवार हैं, उनकी जरूरतें हैं। सब जानते हैं हर व्यवस्था में कामगारों को यही मजबूरी काम देने वालों की ताकत बन जाती है कि कब तक लड़ोगे। इस डर से कई लोग हड़ताल में शामिल होने से बच भी रहे हैं। ऐसी हड़ताल पहली बार नहीं हुई है, पहले भी जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसी कई कंपनियों में कामगार हड़ताल पर जाते रहे। कई बार कंपनियों ने कामगारों को दिया जाने वाला पैसा घटा दिया, लेकिन उन्हें इसकी इत्तला तक नहीं की गई, जानकारी तक नहीं दी गई। बातचीत करने की बात तो दूर है। कई बार ऐसी कंपनियों पे जो कंपनियां हैं वो काम करने वालों पर नाजायज दबाव भी बनाती दिखी। जैसे अर्बन कंपनी ने 2021 में अपनी नई पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही सैकड़ों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इससे कामगारों ने डर के मारे हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि ब्लिंकिट ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं किया है। हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों कामगारों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और उनके ऐप पर एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है जो कि कहता है अकाउंट टर्मिनेटेड ड्यू टू स्ट्राइक। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सोमरेंद्र बारिक के ट्विटर हैंडल के सौजन्य से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 हड़ताली कामगारों के फोन पर उनके अकाउंट में लिखा दिख रहा है अकाउंट टर्मिनेटेड, यानी कि अकाउंट बंद, अब आप नहीं कर पाएंगे काम। इस बीच ब्लिंकिट का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी सिर्फ गुड़गांव और नोएडा में ही ज्यादा असर हुआ है। हम प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जो राइडर इन इलाकों में काम करना चाहते हैं उन्हें सुरक्षा के साथ काम करने दिया जाए। यानी कि एक फर्क करने की कोशिश कि जो काम करना चाहता है इन शर्तों पे वो आ जाए, जो नहीं काम करना चाहता है वो हड़ताल करता है। एक औपचारिक यूनियन का ना होना और उसे ना बना पाना भी कामगारों के साथ आने में एक बड़ी बात है। ऐसे में व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ही उनके लिए एक होने का एक रास्ता बन रहा है। इसी रास्ते बनी है एक यूनियन जिसका नाम है AWU, यानी कि ऐप वर्कर्स यूनियन। इसको AWU कहा जा रहा है।
जो तमाम ऐप आधारित कंपनियों के कामगारों को एक होने का आह्वान कर रही हैं। आने वाले समय में ऐसे कामगार बढ़ेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था उसी दिशा में बढ़ रही है और ऐसे कामगारों को गिग वर्कर्स कहते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था को गिग इकोनॉमी कहते हैं, जिसका जिक्र खुद फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार भी करती कि गिग इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त, लेकिन फिर उनका देखभाल भी तो करनी होगी। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आज काम करेंगे उसके बाद एकदम से आमदनी घट जाएगी, 50% होगी। इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी ऐप आधारित नई तकनीक का इस्तेमाल करती है। कामगार उनके ऐप प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराते हैं। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसी कई कंपनियां हैं। ऐप बेस्ड कंपनी बताती हैं कि कहां और क्या काम करना है और कामगार उस काम को पूरा करता है। सीधा है, कामगार को काम के बदले पैसा मिलता है और कंपनी को पैसे के बदले काम। एक साइकिल है। इसमें खास बात यह है कि ऐप बेस्ड कंपनी को कामगारों को कोई नियमित तनख्वाह नहीं देनी होती और कामगार को भी काम या प्रोजेक्ट जो भी मिलता है उसके आधार पर भुगतान मिलता है, यानी कि एक डिलीवरी करो पैसा। कंपनी को फायदा यह होता है कि ना उसे नियमित वेतन देना है, ना ईपीएफ देना है, ना इंश्योरेंस देनी है, ना ग्रेच्युटी देनी है, ना कोई सुविधा देनी है। वहीं यह कामगार की मर्जी होती है कि वो काम कब तक करना चाहते हैं। मन मुताबिक जगह पर आप काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप पैसा पा सकते हैं। ऐप बंद कर दीजिए तो काम भी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं होगी। हालांकि पैसे तय करने की ये आज़ादी सामान्य कामगारों को नहीं होती, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा होती है जो प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। जैसे कोई किसी के लिए ग्राफिक्स बना दे या कोई किसी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दे, म्यूज़िक कंपोज कर दे, एडिटिंग कर दे, वगैरह वगैरह। लेकिन सामान्य कामगार को ये सुविधा कम होती है। ये जो बड़े बड़े केस हम आपको बता रहे थे, इसमें वो एम्प्लॉय तय कर सकता है कि भाई मैं इतना पैसा लूँगा। बहस होगी कि अच्छा ना आपकी ना मेरी। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स हैं उनको ये सुविधा मुहैया नहीं है। कंपनी तय कर देगी और आपको काम करना पड़ेगा। गिग वर्कर्स यानी कि रोज कमाने रोज खाने वाले इन कामगारों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में देश में करीब 77 लाख कामगार इस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 77 लाख, कितनी बड़ी आबादी। इनकी तादाद 2029-2030 में 2 करोड़ 35 लाख होने का अनुमान है, यानी कि एक सिंगल बिगेस्ट सेक्टर बन जाएगा अपने आप में नौकरी देने के लिए। इसमें से 47% गिग वर्कर्स मध्यम कौशल वाले काम में है, यानी कि बहुत ही कम आमदनी वाला काम। 22% उच्च कौशल वाले काम में है, जिसमें आपकी प्रतिभा जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है। 31% कम कौशल वाले काम में है, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं है, आपको कम कौशल हो तो भी उससे हो जाएगा। इन गिग वर्कर्स यानी कि इन कामगारों के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव में पेड सिक लीव, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसे सुझाव सरकार के सामने रखे गए। इसके अलावा रिटायरमेंट या पेंशन और अन्य सुविधाओं की भी बात है, कागज पर है, लेकिन ये कब और कितना हो पाएगा ये अभी तक हमें नहीं मालूम और ये अभी भी इसको लेकर के मुश्किलें बनी हुई। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब देखते हैं कि आगे चल के ये स्ट्राइक कब खत्म होगी और ये स्ट्राइक भले ही सुलझ जाए, लेकिन गिग वर्कर्स की जो समस्या है वो लगातार सामने आती जा रही है। और क्योंकि इतना बड़ा वर्ग है जो कि गिग वर्कर है, तो क्या उसको लेकर के और ज्यादा गंभीरता से सरकार को नहीं सोचना चाहिए या फिर किसी और हड़ताल का इंतजार? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों की खबर जारी रहेगी। कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस तरह बीजेपी अब तक 224 में से 222 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ने उसके कई पुराने धुरंधरों को दुखी कर दिया है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार,
वो बहुत दुखी हुए और विरोध में बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस में आज शामिल हो गए। उनकी पत्नी जब वो वापस आए कांग्रेस में शामिल होकर के तो वो लिपट करके रोने लगी, उसकी तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि बीजेपी छोड़ना उनके लिए कितना मुश्किल था। जैसे कि हमने आपको ये बताया, बीजेपी छोड़ने का दर्द और बीजेपी का दिया दर्द भी दोनों ही चीजें। तो ये जो छोड़ करके आए हैं जगदीश शेट्टार और भी बहुत सारे नेता जो नाराज हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव में? निहाल किदवई की यह रिपोर्ट। क्या यह तस्वीर कर्नाटक चुनाव में निर्णायक साबित होगी? बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार के गले में कांग्रेस का पट्टा और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखी, लेकिन शेट्टार के चेहरे पर बीजेपी छोड़ने का दर्द साफ झलकता रहा। चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी ही नहीं। 13 को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और 11 को राज्य प्रभारी ने मुझे फोन कर कहा कि जगदीश शेट्टर जी, आपको और ईश्वरप्पा को टिकट नहीं मिलेगा। आप एक सहमति पत्र पर साइन कर दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात का ऐलान कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। एक छोटे बच्चे के साथ जो बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव मेरे साथ किया गया। मैं एक सीनियर लीडर हूं। पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मुझसे बात तक नहीं की। जगदीश शेट्टार जब हुबली अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी शिल्पा के हाव भाव पर भी ये दर्द झलकता दिखा। 67 साल के वरिष्ठ लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार 6 बार बीजेपी विधायक रहे। टिकट के लिए जिला समिति ने भी उनके नाम पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काटा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उनकी छवि को लेकर भी कभी कोई सवाल नहीं रहा। जगदीश शेट्टार की छवि एक साफ सुथरे नेता की रही है और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे पहले एक और लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी का भी टिकट कटा। कांग्रेस ने उन्हें भी टिकट दिया है। लक्ष्मण सावदी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले बीजेपी अपने सबसे बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा चुकी है। हालांकि इस बार येदियुरप्पा टिकट बंटवारे से खुश नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस लिंगायत नेताओं के अपमान को मुद्दा बनाने में जुट गई है। One thing is clear. एक चीज साफ है कि बीजेपी ने लिंगायत लीडरशिप की अनदेखी की है, उनको सम्मान नहीं दिया है। लक्ष्मण सावदी हो या जगदीश शेट्टार या फिर येदियुरप्पा, लिंगायत समुदाय के सभी नेताओं को जानबूझकर अपमानित किया गया है। 1989 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने कद्दावर लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में 224 में से 178 सीटें जीती थी। लेकिन अगले ही साल राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तब से लिंगायत नेता कांग्रेस से खफा हैं। इसके बाद ही बीजेपी में येदियुरप्पा का सितारा चमकने लगा था। टिकट बंटवारे से खुश येदियुरप्पा अब लिंगायतों का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। स्वाभाविक है जब भीड़ होगी, हर सीट पर 3-4 लोग उम्मीद लगा रहे थे। हमने लगभग हर जगह उन्हें समझा दिया। 3-4 जगहों पर जो भी समस्या है उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ लिंगायत नेताओं को टिकट न देकर बाहर का रास्ता दिखाया। उत्तर कर्नाटक में इससे बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ गई। बसवराज बोम्मई भले ही लिंगायत हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनके नाम पर भी लिंगायत बटे हुए हैं। यानी एक तरफ लिंगायतों की नाराजगी, दूसरी तरफ गुटबाजी। यानी बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।